कोटा जाओगे तो लोटा लोटे में वापस आओगे। बहुत बुरी चीज़ कोटा में अगर हम कहें वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, अब जो है वो एक्सटर्नल फोर्स आपको मिलेगा और आप वो काम करोगे। सो गाइस, टुडेस टॉपिक इज कोटा का सफ़र। मेरा कोटा का सफ़र कैसा रहा? जो है वो 2 साल कोटा रही हुई हूँ। तो पहला 2 साल का मतलब मेरा 11th 12th नहीं था, साल का मतलब मेरा सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप। सो कोटा जो था उसके अंदर तीनों तरह की चीज़ें हमने मिस की थी। फर्स्ट अच्छी चीज़ भी देखी, बहुत बुरी चीज़ भी, और ठीक ठीक नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है वैसे। कहने की बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ पे जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती थी, यानी कि हमें सुबह की क्लासेस है तो हमें सुबह जल्दी तैयार होकर जाना, और फिर बाद में कोचिंग जाने के बाद में फिर क्लासेस लगती थी, और फिर उसके बाद में क्या होता था, काउंटर लगता था, तो कोई भी डाउट्स हो तो शाम को जाके डाउट्स क्लियर कर सकते थे। और कोचिंग जो क्लास होती थी वो लंबी होती थी, उसके बाद खाना खाना, फिर सो जाना, और फिर जो भी होमवर्क वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह, जो भी काम हमारा असाइनमेंट जो भी काम होता था वो सब कंप्लीट करना। फिर बाद में अगर डाउट्स के लिए जाना है तो शाम को डाउट्स के लिए जा सकते हैं, और फिर वैसे ही पूरा दिन निकल जाता है, और फिर अगला दिन फिर वापस वही कोचिंग जाना, फिर डाउट्स वगैरह, फिर उनको कंप्लीट करना, ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। तो ये रेगुलर कंसिस्टेंसी उस वजह से मेंटेन रहती है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, जो कि नीट जेई एग्जाम के लिए रेगुलर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वहाँ पर मेंटेन हो पाती है। बहुत बुरी चीज़ कोटा में अगर हम कहें वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, तो ये होती है जैसे कि रेगुलरली हम मैंने ये तो कहा अभी कि रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, पर जैसे जैसे हम रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब हमारी लाइफ में सेम चीज़ें, सेम दिन जा रहे होते हैं, सेम सब कुछ हो रहा होता है, तो हम जो है हमारी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन जो है उन चीज़ों से हो जाती है, क्योंकि डेली पढ़ाई करो, कुछ भी उसके अलावा इधर उधर ना करो, ये जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन ला देता है। वर्स्ट कंडीशन है, और ये तो कहीं भी, चाहे वो कोई और कोचिंग हो, चाहे कोई दूसरी कोचिंग हो, चाहे दूसरा शहर हो, अगर कहीं भी अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो कि आपने जो है और किसी चीज़ में टाइम ही नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई करे जा रहे हो। ज़रूरी है इन एग्जाम्स के लिए पढ़ाई जो है, स्टडी आवर्स ज़्यादा रखना, क्वालिटी पढ़ाई करना, लेकिन फिर भी कुछ और भी हमें जो है, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो, जहाँ पे हमारी सारी पढ़ाई की फ्रस्ट्रेशन निकलती हो, हमें वहाँ भी टाइम देना ही चाहिए, ताकि हम जो है वो अगले दिन, अगले पल जो है वो फिर से वापस अपनी पढ़ाई पे और अच्छे से फोकस कर सकें। बुरी चीज़ वहाँ पे ऐसी है, जिसे मैं बुरी नहीं कहूँगी, अगर आप वो देखने का नज़रिया है, यानी कि अगर टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो कर देती है। तो वो एक वहाँ पे कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो फिर वही है, एक चेन बन जाती है, फिर हमारी पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ये भी देखने का नज़रिया ये है कि आप उसे अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो। वो एक तरीके से अगर आप उसे अच्छे के लिए लो, तो वो जो है आपको जो एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करता है, पुश प्रोवाइड करता है पढ़ने को। आप जो है कोई आलस नहीं करते हो, कोई भी काम, अगर आपको मॉड्यूल का वर्क दिया है, कोई भी काम दिया है, तो आप जो है उसे तुरंत करने की कोशिश करोगे। अगर वो कॉम्पिटेंसी, वो जो कॉम्पिटिटिव, क्योंकि आपको पता है कि आप क्लास में अगर आप नहीं करोगे तो बाकी सब तो करेंगे, यानी कि सब तो अपना अपना करते हैं, अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आप जो है वो एक्सटर्नल फोर्स आपको मिलेगा और आप वो काम करोगे। और अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो है हमारे वन टू वन इंटरेक्शन होता था टीचर से। टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे। अब चाहे वो स्टडी हो, ऑफ कोर्स वो पढ़ाई में तो हेल्पफुल होते ही थे, कोई डाउट्स बताना हो, चाहे वो पढ़ाई, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा जो तरीका उन्होंने अपनाया था, तो दूसरी तरीका भी चूज़ करके आपको बताते हैं। मैं बात करूँगी कि जिसमें 2 साल कोटा रही हुई हूँ, तो पहला दोनों सालों में जैसे सेम ही मेरे साथ हुआ था कि स्टार्टिंग में तो जब कोचिंग गए थे तब, देन बीच जब थोड़ा मिड आ गया था कोचिंग जाते टाइम, और थोड़ा लास्ट का जब एग्जाम आने वाले थे तब कैसा जाता था। तो जैसे स्टार्टिंग हम कोचिंग जाते थे, तो तब तो ऐसा होता था कि हाँ, डेली क्लासेस भी ले रहे हैं, डेली जो मॉड्यूल वर्क दिया जा रहा है, जो क्लास में कहा जा रहा है, वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में, मिड में और लास्ट में सब में फ़र्क होता था। सिलेबस का भी, सिलेबस स्टार्टिंग में कम हुआ होता है, थोड़ा-थोड़ा सिलेबस, टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनमें भी थोड़ा-थोड़ा सिलेबस आता। तो ये चीज़ स्टार्टिंग में होती थी, तब तो हम थोड़ा-सा नॉर्मल रहते थे। तब तो थोड़ा नॉर्मल होती थी मैं। लेकिन जब मिड आता था तब सिलेबस भी बढ़ गया। आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो किसी भी वजह से, टेस्ट में मार्क्स कम आने की वजह से, या फिर दूसरा अच्छा कर रहा है, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो उतना, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप उतना अच्छा, इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। तो उसमें भी टीचर्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी बार समझाते थे, दूसरी बार समझ में आया तीसरी बार समझाते थे, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे टीचर्स। जैसे कि मैंने कहा था कि डाउट्स भी एक बहुत अच्छा पार्ट था वहाँ पे, डाउट काउंटर वाला, जहाँ पे हम जो है वो, अगर हमें कुछ भी, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हमें डाउट्स आते ही हैं, जिसमें मुझे तो बहुत डाउट्स आते थे। तो हम जो है वहाँ पे डाउट्स काउंटर पे जाके, टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल होते थे। कोचिंग जो है स्टार्टिंग में तो ऐसा था ना कि अभी नए-नए कोचिंग आए हैं, तो नया-नया तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर बाद में एक फ्रस्ट्रेशन, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बात की थी, फिर वो आने लगती है फ्रस्ट्रेशन की, डेली कोचिंग आ रहे हैं अपन, और सब कुछ सेम-सेम चल रहा है, तो मिड में ये वाला सीन नज़र आने लग जाता, और लास्ट में तो सीन, और सिलेबस भी ऑफ कोर्स बढ़ जाता है, मैंने पहले बताया। और उसके अलावा एंड में तो ऐसा हो जाता था कि जैसे क्लासेस भी, अब जैसे बहुत से बच्चे जो है वो क्लासेस मिस करना स्टार्ट कर देते थे। क्लासेस वो खुद के हिसाब से, जैसे मिड में भी क्या होता था कि हम जो है खुद के हिसाब से भी, मतलब बहुत से बच्चे होते थे जो खुद के हिसाब से भी पढ़ लिया करते थे, यानी कि क्लास में कुछ और चल रहा है और कुछ और पढ़ के आ रहा है। और लास्ट में ऐसा होता था कि बहुत से बच्चे जो है क्लासेस मिस करते थे, एग्जाम टाइम आ चुका है, ऐसा होता है ना कि एग्जाम टाइम आने वाला है, बिल्कुल एग्जाम एकदम आने ही वाला है, और क्लासेस का उन्हें ऐसा लगता था कि अब जो है सिलेबस ढंग से थोड़ा लेट पूरा होगा, उन्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से ये सारा सिलेबस कंप्लीट करके और वो रिवीजन खुद कर लेंगे, ऐसा वो सोचते थे। तो मैंने भी जो है पहले साल तो क्लासेस मिस नहीं करी थी एंड में, लेकिन दूसरे साल फिर बाद में ऐसा हो गया था कि मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने फेब से जो है वो क्लासेस मिस करना, जैन तक मैं जनवरी तक गई थी, उसके बाद मैंने फेब से जो है क्लासेस मिस करना स्टार्ट कर दिया। हमसे डाउट पूछ सकते थे, जो बचे टॉपिक्स थे वो मैंने खुद से कवर किए, और फिर टेस्ट वगैरह थे वो मैंने, जैसे कि एलएम में माइनर टेस्ट होते हैं और मेजर टेस्ट होते हैं। तो माइनर टेस्ट तो जैसे कि
ड्यूरिंग द कोर्स चल रहे हैं तब मंथ टू मंथ होते हैं, मंथ के इंटरवल में। और उसके अलावा मेजर टेस्ट जो है वो लास्ट में जब कोर्स कंप्लीट हो जाता तो उसके बाद में होते हैं। बीच में तो घर पे चली गई थी क्योंकि वहाँ पे जो है वो कुछ ज़्यादा ही मुझे एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करना था, तो इस वजह से मैं घर चली गई। फिर उसके बाद जब मेजर स्टार्ट हुए तो मैंने मेजर्स जो है सोचा कि मैं मेजर्स जो है वो ऑफलाइन ही दूँगी, तो फिर मैं फिर से कोटा आई और फिर जब मेजर्स हुए तो मैंने सारे मेजर्स बहुत अच्छे से दिए। मुझे जो है सबसे बेस्ट पार्ट लगता है कि मेरे मेजर्स थे वो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मेरा। जैसे मैं 2 साल थे जिसमें से पहले साल का तो मेरे क्लासेस का बेस्ट पार्ट था, यानी कि जो मेरे क्लासेस देने का तरीका। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे साल क्लासेस अच्छे से नहीं ली, पर मैंने पहले साल भी बहुत अच्छे से क्लासेस ली थी, प्लस मैंने बहुत अच्छे से मॉड्यूल वर्क किया, जितनी भी बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा बुक्स हमें दी जाती थी सारा मैंने वर्क किया था। लेकिन दूसरे साल मैंने इतने अच्छे से मॉड्यूल्स वगैरह कंप्लीट नहीं की थी, तो मुझे पहले साल का बेस्ट पार्ट मेरी क्लासेस लगता है कि मैंने वो किया था बहुत अच्छे से। लेकिन दूसरे साल का मुझे बेस्ट पार्ट मेरे मेजर्स लगता है कि मैंने अपने मेजर्स बहुत अच्छे से दिए थे। बहुत अच्छे से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जो है वो टेस्ट वगैरह होते थे उसका सिलेबस जो है पहले पूरा अच्छे से रिवाइज करके रखती थी। अगर उसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक कोई ऐसा चैप्टर है जो मुझे लगता है कि मुझे आता है, मैं अगर ना पढ़ूँ तो भी चल जाएगा काम, पर फिर भी मैं उसको एक बार जो है अलग तरीके से, यानी कि मुझे लगता है कि मुझे आता है तो मैं उसे बुक खोल के नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उसको पूरा पढ़ लूंगी। कहने का मतलब मैं बुक नहीं खोलूंगी, लेकिन उसको किसी भी तरीके से खुद से लिख के उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करूंगी, यानी कि रिवाइज करने की कोशिश करूंगी। तो ये मैं टेस्ट से पहले उसके ये तो मैंने बोला कि टेस्ट का सिलेबस मैं अच्छे से करके जाती थी। फिर टेस्ट होने के बाद टेस्ट भी अच्छे से देके आती थी। फिर उसके बाद क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि टेस्ट पेपर आते ही जो है वो हाथ कांपने लग जाते हैं, थोड़ा सा जो होता है वो जो आता है वो भी भूल जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ये ऐसा थैंकफुली मेरे साथ ये ऐसा नहीं होता था। मुझे जो है जो आता था मैं बहुत अच्छे से लिख के आती थी, सब अच्छे से करके आती थी। हाँ, ये बात है कि सिली मिस्टेक तो हो ही जाती थी। सिली मिस्टेक तो ऐसा होता था कि मतलब बुरा लगता था बहुत ज़्यादा, सिली मिस्टेक होती थी तब कि यार इतनी छोटी छोटी गलतियाँ हो रही है, और अगर ये एग्जाम में हो गई तो बस यही चीज़ें दिमाग में आती है कि अगर एग्जाम में हो गई तो फिर क्या करेंगे, क्या ही होगा अपना। ऐसे बहुत मतलब वो भी एक डिप्रेशन के अंदर डाल देने वाली चीज़ होती थी। ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बुरा फील कराती थी, क्योंकि उस टाइम ना, ये मैं भी बात कर रही हूँ एंड पॉइंट की, उस टाइम इमोशनली हम जो है थोड़े से स्टेबल होते थे, इमोशनली वीक हो जाते हैं, तो वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। देने के बाद में भी फिर जो टेस्ट के क्वेश्चंस वगैरह जैसे कि मतलब रिजल्ट आ जाता था, फिर जो गलत हुए, मैंने ना बहुत अच्छे से वो बना रखा था मिस्टेक चार्ट, जिसके अंदर किस क्वेश्चन में क्या गलती हुई, सारे रीज़न, यानी कि अगर आपकी गलती जो है मोस्टली मिस्टेक क्या वाली हुई है या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, आपने पढ़ा नहीं था, वो वाली चीज़ प्रॉब्लम है, यानी कि आपने अनअटेम्प्ट छोड़ा है। तो ये सारी जो है उसके अंदर पूरा मिस्टेक चार्ट को पूरा फिल करती थी मैं, और फिर जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आती थी कि इससे क्या होता था, इसका एक फ़ायदा है, इससे हमारी जो गलती है थोड़ी पकड़ में आती है कि एक्चुअल में गलतियाँ कहाँ हो रही है। मतलब अगर चीज़ रिपीट हो रही है, ऑफ कोर्स अगर जैसे मैंने मिस्टेक चार्ट बनाया है 4-5 टेस्ट के और मुझे समझ में आ रहा है कि गलती रिपीट हो रही है, बार-बार हो ही जा रही है, तो फिर बाद में उस पे ध्यान जाएगा कि यार इसको सही करना ही पड़ेगा, इस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, बहुत बार रिपीट हो चुकी है। ये मेरे तब हेल्प करी थी। उसके बाद से मैंने जो है रिवीजन पे बहुत फोकस किया था, उसने मुझे बहुत हेल्प किया था। और जैसे कि मुझे 4-5 बार रिपीटिशन दिख गया था कि मैं जो है मेरा वो वाला कॉलम जो है वो बहुत बार फिल किया है मैंने कि डू नॉट रिवाइज अगेन, जस्ट लाइक ऐसा कोई कॉलम जो है मैंने बार-बार फिल किया है। तो फिर बाद में और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक वो वाला कॉलम भी बहुत बार फिल हो रहा है। सिली मिस्टेक वाले कॉलम भी फिल होते थे, लेकिन उसके लिए तो हम ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते। सिली मिस्टेक्स वाले के लिए तो बस टेस्ट पेपर जब अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं तभी उस पे ध्यान दिया जाता है कि तब पूरा फुल अटेंशन से 100% एक्यूरेसी से हम काम करें, तो इसको सही कर सकते हैं। तो उसके लिए जो था मुझे लगा कि मुझे रिवीजन की बहुत ज़रूरत है, तभी मैंने रिवीजन पर बहुत फोकस भी किया और उससे मुझे बहुत हेल्प भी मिली। जैसे टेस्ट की बात हो रही है तो मेरे माइनर के मार्क्स जो होते थे वो तो जैसे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फर्स्ट सेकंड टेस्ट तक तो मेरे मार्क्स अच्छे ही आए थे, 670 लगभग उसके आसपास कुछ थे। और फिर बाद में उसके बाद क्या हुआ था, 1 महीने तक, यानी कि 2 बार टेस्ट हुआ, फिर 1 महीने के बाद वापस होना था, पर वो टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम कुछ कोटा में सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उस वजह से उस टाइम वो टेस्ट नहीं हुआ। उस टाइम वो गैप आ गया। हमें घर पे करने को दिया था वो टेस्ट पेपर, तो मैंने उनको बहुत बुरी तरीके से किया, यानी कि मैंने बिल्कुल भी टाइम बाउंडेशन नहीं रखा। मुझे रखना था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैंने ढंग से उस पेपर को नहीं किया। तो वो तो सारा पेपर बिगड़ा ही था। उसके बाद के पेपर भी बिगड़ गए, यानी कि उसके रीज़न ये, क्योंकि इसके बाद जो माइनस होते थे उसके अंदर जो सिलेबस आता था, पहला रीज़न था कि वो सिलेबस जो आता था उसको मैं बहुत अच्छे से कवर नहीं करके जाती थी, ना तो रिवाइज करती थी, ना सारा सिलेबस पढ़ के जाती थी। क्योंकि मेरा ऐसा होता था कि जो क्लास के अंदर ऑनगोइंग जो टॉपिक चल रहा है मैं उस पर ध्यान रखती थी, मतलब जो चल रहा है मैं उसको पढ़ के जाती थी। तो मुझे रिवाइज करने का, रिवीजन टेस्ट का जो सिलेबस है उसको बार बार रिवाइज करने का टाइम भी नहीं मिलता था, और मेरी स्पीड भी जो है वो कम हो चुकी थी। मेरी स्पीड जो है, मैंने इतनी अच्छी स्पीड नहीं बना रखी थी उस टाइम। और कुछ रीजंस जैसे कि फिजिक्स वगैरह जो कि नहीं समझ में आती थी, धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, लेकिन हाँ वही गलतियाँ भी हो जाती थी, सब कुछ होता था। टेस्ट में भी मैं जो है, टेस्ट में मेरी स्पीड बहुत कम हो जाती थी, स्पीड बहुत कम थी, यानी कि पेपर जो है मैं पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मेरे साथ होता था। और ये दूसरे साल की बात है, पहले साल तो मेरे माइनर टेस्ट के अंदर कंडीशन अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन दूसरे साल जो है माइनर टेस्ट के अंदर कंडीशन मेरी और बुरी हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं जो है वो इतना हाइपर नहीं हुई, मतलब ठीक है, मेरे माइनर टेस्ट के अंदर जो नंबर आते थे 500 उसके भी बिलो पहुंच गए थे, लेकिन मैंने जो है उसके बारे में इतना सोचा, मतलब मैंने जो है वो मार्क्स पे इतना वो नहीं किया कि मार्क्स इतने कम हो गए, मुझे इतना मतलब मेंटली प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैंने फोकस किया कि हाँ ठीक है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रही है, तो मैं जो है वो टेस्ट को एनालाइज तो करना ही, मतलब टेस्ट पेपर को एनालाइज भी करना चाहती थी एक्चुअली वो भी, पर उसमें भी मेरे को टाइम मिलता था, मेरी स्पीड इतनी कम हो चुकी थी और सब कुछ फास्ट चलता था, तो टाइम जो है मेरे लिए कम ही रहता था। तो ये तो मेरे माइनर टेस्ट के अंदर दिक्कतें थी। लेकिन फिर बाद में जैसे कि पहले साल माइनर अच्छे थे, लेकिन उसके अंदर मेजर मेरे अच्छे नहीं थे। मेजर में मेरे मार्क्स भी बहुत कम हो गए थे। रीज़न यही थे कि मेरे कॉन्सेप्चुअल में बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्कुल नहीं थे। बायो केमिस्ट्री की मैं इतनी बात नहीं कर रही, मैं अभी फिजिक्स की बात ही करूँगी कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत वीक थे। माइनर में मेरे नंबर आ जाते थे बिकॉज वो टॉपिक पढ़ाई होता था, तो फॉर्मुलाज वगैरह भी याद रहते थे, तो जस्ट फॉर्मुला लगा दिया और जो सर ने रटा रटाया तरीका बताया वो लगा लिया,
तो काम हो गया। और अपन को टॉपिक पता है, मतलब माइनर में बिकॉज सिलेबस बहुत कम होता तो हमें पता है कि हाँ ये तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन है तो इसका तो ऐसे होने वाला है। लेकिन मेजर में सारा सिलेबस मिक्स हो गया, सारे क्वेश्चन मिक्स हो गए। अब तो ये भी ना समझ में आए कि किस टॉपिक से आया कौन क्वेश्चन है, तो फिर फॉर्मुला भी ना समझ में आया कि कौन सा लगाया, तरीका भी नहीं समझ में आया। तो इस वजह से मैं पहले साल तो मेजर्स जो है मेजर्स में नंबर डिक्रीज होने स्टार्ट भी हुए थे, फिर डिक्रीज होते रहे, ऐसा हुआ था। और मेजर रीजन तो फिजिक्स ही था उसका, उसके अलावा केमिस्ट्री भी रीजन था ही, लेकिन मेजर जो है वो फिजिक्स रीजन था। लेकिन दूसरे साल जो है वो चीज़ थोड़ी ठीक हुई, जैसे माइनर जो है वो अच्छे नहीं थे उसके टेस्ट में, तो टेस्ट के मार्क्स हो, लेकिन फिर मेजर्स जो हुए उसके अंदर जो है धीरे धीरे जो नंबर बहुत अच्छे इंप्रूव होने स्टार्ट हुए। फिर वो 600, फिर मतलब 600 तक भी पहुंचे, 630, 640, 50, 60, 70 यहाँ तक पहुंच गए नंबर्स। लास्ट में जाके 670 लगभग यहाँ तक पहुंच गए थे नंबर, 680 तक शायद, आई थिंक 670 तक शायद। तो और रीज़न ये था क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग हो गई थी मैं, इतना ज़्यादा नहीं हुई थी, पर हाँ कंपेरेटिवली मैं जो है इतना तो मेरा हो ही गया था कि हाँ मुझे जो है हो सकता है थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के तो नहीं, पर हाँ अगर नीट के जो टाइप के क्वेश्चन है वो तो मुझसे बन ही जाएंगे। और कुछ कुछ टॉपिक्स फिजिक्स में मैंने फिर भी वीक रह गए थे, ऑप्टिक्स वगैरह, लेकिन बहुत से टॉपिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ था उस टाइम। मेजर्स के मार्क्स वगैरह, मार्क्स कम, जब माइनर में मेरे मार्क्स कम आए तो मेरा कॉन्फिडेंस लो इतना नहीं हुआ था जितना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा जब मेरे मार्क्स जो है वो ज़्यादा आए। और मुझे ऐसा भी था कि ठीक है अभी अपने जैसा हम हमेशा सुनते हैं कि कोचिंग वगैरह टेस्ट वगैरह में जितने मार्क्स आते हैं ना उससे ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं कहाँ पे, अपने कहाँ पे नीट के एग्जाम में। तो पहले साल तो ये चीज़ मेरे साथ गलत प्रूफ हो गई थी, मेरे हमेशा 650 अबव, मैं कह रही हूँ मेरे हमेशा माइनस में तो 650 अबव या फिर 600 अबव तो होते ही थे। लेकिन इसके बाद सेकंड साल जो है वो, लेकिन नीट के एग्जाम में मेरे 600 बिलो रह गए मार्क्स, 594 मार्क्स है मेरे। और सेकंड साल जो है वो क्या हुआ था, नंबर अगर मार्क्स की बात करूँ तो मेरे अगर हाईएस्ट की बात करूँ मेजर्स में 670 लगभग मुझे याद है उतना आए थे, लेकिन जो मेरे नीट के एग्जाम में मार्क्स है वो उससे ज़्यादा आए, यानी कि 678। तो ये बात जो है वो सेकंड साल में प्रूफ हो गई कि हाँ जो नीट कोचिंग में मार्क्स आते हैं उससे ज़्यादा ही आते हैं नीट के एग्जाम में। रीज़न क्योंकि एक तो जो कोचिंग के पेपर्स होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं थोड़े से कंपेरेटिवली नीट के एग्जाम के। रीज़न यही है अच्छे लेवल के बनाने का, क्योंकि हम अगर अच्छे लेवल के पेपर से तैयारी करते हैं तो हम जो है कोई सब अगर उससे लो लेवल का पेपर आता है तो उसको बहुत अच्छे से, हमें बहुत ईजी लगता है वो पेपर। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी कि एल में तो अच्छे लेवल के पेपर किए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के भी नहीं किए थे क्योंकि एसआरजी में नहीं थी, नॉर्मल लेवल ही क्या था जिससे सब बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे, पर वो नीट से अच्छा ही था। नीट में लेवल बहुत लो था तो उससे अच्छा एलन का लेवल था, एलन के पेपर्स का लेवल। तो जो नीट का लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा था क्योंकि इससे थोड़ा सा हाई कर चुके थे। कि मैंने क्यों जो है सिर्फ मैंने क्यों एलन कोटा को ही क्यों चुना नीट की तैयारी के लिए। पहला रीज़न क्योंकि एलन कोटा जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अपडेटेड मेरे हिसाब से था, क्योंकि वहाँ पे जो है जैसे कि हमारे टाइम जो है वो सिलेबस चेंज हो गया था, तो एलन जो है उसने अपने सिलेबस के हिसाब से सारा कुछ चेंज कर दिया, उसने पेपर्स भी उसी हिसाब से हमें प्रोवाइड करवाए हैं। एलन ने उसी हिसाब से हमें जो है क्लासेस दी, उसी हिसाब से रेडी किया पेपर के लिए, नीट एग्जाम के लिए जितना सिलेबस रखा गया था। अगर सिलेबस ऐड हुआ है तो वो एडेड सिलेबस हमें पढ़ाया गया, उसके लिए अलग क्लासेस लगी, और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो सिलेबस हटाया गया है उसे हमें क्लास में नहीं पढ़ाया गया और ना ही उस पर कोई फोकस करवाया गया कि इसको पढ़ना है। हाँ ये जरूर कहा था क्योंकि रिमूव सिलेबस से भी कभी कभी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अगर कोई चैप्टर पूरा रिमूव हुआ है तो उसके लिए तो हमें कहा गया था अच्छे से कि तुम इसे ना पढ़ो तो चलेगा। लेकिन अगर कोई बीच में से सॉरी अगर कोई बीच में से टॉपिक कटे हैं तो आप उससे जो है वो पढ़ के जाना एक बार, क्योंकि वो हो सकता है वो आगे पीछे जो कि हमारे पास है भी सिलेबस में उससे रिलेटेड हो, तो उसको पढ़ना जरूरी है। होता है अगर हम कहते हैं ना कि हम आउट ऑफ पढ़ा रहे हैं, वो एक्चुअली आउट ऑफ नहीं होता, जो आपके इन में होता है ना, जो आपके सिलेबस में होता है उसको समझने के लिए कुछ आउट ऑफ पढ़ाया जाता है कभी कभी। लेकिन अब तो बहुत कम कर दिया आउट ऑफ पढ़ना, जितना सिलेबस है उतने उतने पे फोकस करते थे, और एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, बहुत बार तो क्लास में ही एनसीईआरटी पढ़ाया करते थे। तो जो ये बात है कि सब आजकल कहते हैं कि, तो पढ़ाई का प्रेशर तो अगर आप मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्रेशर तो वहाँ भी है, प्रेशर तो अगर आप किसी और कोचिंग में हो, किसी और शहर में हो, कहीं और पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप उसे प्रेशर मान रहे हो तो वो कहीं भी हो सकता है, वो तो कहीं भी किसी भी जगह भी हो सकता है, किसी भी जगह पे वो प्रेशर हो सकता है, लेकिन आप उसको प्रेशर ही नहीं मान रहे हो। आप बैलेंस करके चल रहे हो चीज़ों को। अगर आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है क्योंकि वो जो है कि कोटा जाओ लोटे में वापस आओगे, तो अगर आप वो रीज़न क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है उस कंडीशन में, तो उसको लूज़ करना होगा आपको, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई के अलावा कुछ और एक्टिविटी भी करना ज़रूरी हो जाता है। और ये मैंने जो है यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद फील किया खुद कि हाँ एक्टिविटी जो है, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एक चीज़ से फ्रस्ट्रेशन होती ही है, करने का तरीका है कि अदर एक्टिविटी भी करना चाहिए, और कहीं घूमना हो तो घूमना भी चाहिए, इसीलिए ताकि पढ़ाई और अच्छे से हो सके। तो सो मच, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच।